नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी निवेश के महाकुंभ पर। जी हां, मध्य प्रदेश में बम्पर निवेश आया है। 2 दिनों तक चली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों ने मोहन सरकार पर भरोसा जताया है और सरकार को 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले। समिट के समापन के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेश की तारीफ की तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश कर यहां के विकास में भागीदार बनी। प्रदेश सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी, लेकिन अब सवाल यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मिला यह निवेश प्रदेश को आर्थिक तौर पर कितना मजबूत करेगा और क्या मोहन सरकार के मिशन निवेश की बदौलत ही प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बम्पर निवेश, विकास के पथ पर दौड़ेगा प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। राजधानी भोपाल में 2 दिन तक चले इस समिट में निवेशकों ने मोहन सरकार पर भरोसा जताते हुए कई लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए ये सही समय है। वहीं दूसरे दिन एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस तरह के आयोजन के लिए मोहन सरकार की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे। उन्होंने भी निवेश को लेकर मध्य प्रदेश को बेहतर बताया और क्या कुछ कहा वो सुनिए। ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समारोह पर मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपये के एमओयू को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इधर शाह ने एमपी को निवेश के लिहाज से बेहतर बताया तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन की तरह विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश को मिले निवेश को लेकर भी सीएम ने जानकारी दी और निवेशकों को ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, निवेश के अनुकूल कानून और व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में। जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहाँ घोषणा की गई थी। हमारे 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर के और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ एमओयू हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के पहले दिन 22,50,657 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इसके साथ ही एमओयू भी हुए। 13,43,468 रोजगार का सृजन होगा। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के काफी अच्छे परिणाम आए हैं तो दूसरे दिन भी कई करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। खैर, अब देखना होगा कि इस मेगा निवेश से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर कितनी तेजी से दौड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। साथ हैं अर्थशास्त्री आरएस गोयल। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे इन्वेस्टर समिट में आप भी गए हैं, रमेश जी भी गए हैं।
ये पहली इन्वेस्टर समिट है मध्य प्रदेश की जिसमें इतना ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव आया है। केवल निवेश के प्रस्ताव ही नहीं आए हैं, ये निवेशक सम्मेलन ऐसा है जिसमें 25,000 ज़्यादा डेलीगेट्स ने भी भाग लिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को कहें कि जो हम सोच रहे थे, जब हम यदि पुराने ज़माने से तुलना करते हैं दिग्विजय सिंह सरकार से और पहले से, और तब से अब तक ये जो बदलाव आया है कि हर निवेशक सम्मेलन में मध्य प्रदेश में आने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, यहाँ निवेश को लेकर लोगों का उत्साह ज़्यादा बढ़ता चला गया। जो सवाल एक है कि भाई कितने इसके धरातल पर उतरेंगे, तो बहुत सारे हमने धरातल पर उतरते भी देखे हैं, बहुत सारे एमओयू रद्द होते हुए भी देखे हैं। क्या आपको लगता है कि इतने ज़्यादा प्रस्ताव जब आ रहे हैं 30,77,000 करोड़ के, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदलेगी? और जब केंद्र सरकार भरोसे के साथ खड़ी, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यही समय है, सही समय है मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आकर निवेश को लेकर संभावनाएं जता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो विश्वास का मामला है इन्वेस्टर्स का, तो चूंकि जो पिछले समिट से मुझे लगता है कि इंदौर में वह पीएम आए थे, जो भी इन्वेस्टर्स मीट हुए थे जी, इस बार देख रहा हूं मैं, तो पीएम ने जो पहले मैसेज दिया था इन्वेस्टर्स मीट के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन मध्य प्रदेश में गुजारूंगा विकास के लिए, तो मैसेज काफी था। पीएम जिस मैसेज के साथ आए मध्य प्रदेश में, तो मैसेज ही उद्योगपतियों के लिए, देखिए स्टेट का अपना एक लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री खड़े हों, एक मैसेज दे रहे हों और मध्य प्रदेश के बारे में लोगों को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री, तो जाहिर है इन्वेस्टर्स का विश्वास होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट अगर उनकी तरफ से होगा उसमें सपोर्ट स्टेट का भी रहेगा और सेंटर का भी रहेगा, डबल इंजन काम करेगा। ये डबल इंजन काम करेगा। तो बहुत बड़ा एक मैसेज है जी। अगर इस मैसेज को देखते हैं, फिर अमित शाह जी का आना, उनका भी एक तरह से मैसेज बहुत पॉजिटिव था, तो इस परिप्रेक्ष्य में इसको एक मान सकते हैं बड़ा अच्छा एक शुरुआत है। नंबर के हिसाब से जाहिर है ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। मुझे लगता है कि 2013-18 में जो हुआ था 13 लाख करोड़ का, 18 वाला जो वहां पे इंदौर में हुआ था, जो हाईएस्ट था, तो अगर 22 लाख करोड़ आ रहा है और अब तो 30 लाख करोड़ का जो सब मिला कहा जा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इसमें से 50% भी आ जाए, मुझे देखिए जो भी धरातल की चीजें होती हैं, एक हम नहीं कह सकते सारी आएंगी, ये बहुत सारी चीजें रहती हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन 50% भी अगर आ जाता है, इसका 40 भी आता है, तो मुझे लगता है लाखों रोजगार सृजित होंगे। रोजगार आएगा, पैसा आएगा, इकोनॉमी में अपने आप वृद्धि होगी और प्रदेश एक अच्छी राह पे जाएगा। रमेश शर्मा जी, निवेशक सम्मेलन वाकई में सफल है ऐसा दिख रहा है हमको, लेकिन एक जो बड़ी बात जो निकल कर सामने आई है, पुराने यदि सम्मेलनों को भी सामने रखकर देख रहे हैं हम, तो 30 लाख करोड़ के जब निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, जिस तरीके से रंजन जी कह रहे हैं 50% भी यदि धरातल पर उतरते हैं तो बड़ी सफलता है। लेकिन एक बड़ा जो रुझान समझ में आया है और उसके पीछे जो मुख्य वजह मुझे दिखती है, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा इसको। सरकार ने इस बार ये किया है कि निवेशक जीआईएस कराने के पहले, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने के पहले रीजनल समिट्स कराई। हर रीजन में उद्योगपतियों को लेकर गए, उस रीजन में क्या उपलब्ध है, वहाँ क्या संभावनाएं हैं, उन सारी चीज़ों से अवगत कराया। दूसरा, सरकार ने, अब मोहन सरकार ने एक और बड़ा एक कदम उठाया है कि ये जीआईएस होने के बाद हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, इसके बाद सेक्टर वाइज समिट्स होगी। तो मतलब आप आइए कि आपको जो मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनरल की समिट होगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की समिट होगी, रियल इस्टेट को इसमें जोड़ा गया है और कोऑपरेटिव को इसमें जोड़ा गया है। मैं इस पे विशेष आपसे जानना चाहूँगा, कोऑपरेटिव पे पहली बार है कि देश में कोई इन्वेस्टर समिट हो रही है ग्लोबल लेवल की, उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर 19 एमओयू हुए। रिलायंस जैसी कंपनी उसमें 2000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव दे रही है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा में जा रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो वो सेक्टर जिसको पीछे छूट गया था, वो सेक्टर जो गांव को जोड़ता है, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की आधारशिला है, वो सेक्टर को यदि आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं, उद्योग से उसको कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में एक ड्रामेटिक चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट को लेके? जी शर्मा जी। हाँ हेलो, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है शर्मा जी, आ रही है। अच्छा हाँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आवाज मिल रही है मुझे? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। बाकी उद्योगपति तो निवेश करने आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव जो इस पूरी समिट में दिखा है वो कोऑपरेटिव को लेकर 19 एमओयू हुए हैं।
रिलायंस जैसे समूह ने भी 2000 करोड़ का एमओयू किया है और ये कोऑपरेटिव के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है। मतलब जो गांव का जो आदमी है, किसान आदमी है, वो अपने खेत पर यदि मेड़ पर नेपियर घास उगाता है तो उसको रिलायंस कंपनी खरीदेगी, उससे अपने उद्योग में उपयोग करेगी। ये जो बदलाव आया है ग्राम स्वराज की परिकल्पना से जोड़कर यदि हम इसको देखें तो अभी तक तो होता था कि उद्योगपति आता है, वो मजदूर लेता है, उद्योग लगाता है, मिनरल्स हमारे इस्तेमाल करता है। अब नीचे गांव तक ये वो जा रहा है, तो रोजगार की संभावनाएं तो बढ़ ही रही हैं इससे, लेकिन वो ग्रामीण भी सशक्त मजबूत होने जा रहा है, उसको एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये निश्चित रूप से इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में ये जो दो परिवर्तन आए हैं, स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ने वाले परिवर्तन है। इससे पहले अगर उद्योग कोई डलते थे तो कहां से भी कोई कर्मचारी आते थे, कहां से किसको रोजगार मिलता था, देश के लोगों को तो रोजगार मिलता था, लेकिन कई बार स्थानीय व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता था। उसमें हालांकि पिछले दिनों एक नीति ये बनाई थी कि अगर मान लीजिए औद्योगिकरण के लिए अगर कृषि भूमि या निजी भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा तो उसके परिवार को उसके रोजगार, एक जने को रोजगार दिया जाएगा, ये तो जोड़ा था। लेकिन इस बार एक कदम इसमें आगे आए हैं और उन्होंने किसान को इससे जोड़ा है और जैसा कि आपने कहा है कोऑपरेटिव को भी जोड़ा है। मोटे तौर पर कोऑपरेटिव की जो कल्पना थी वो विकास में स्थानीय व्यक्ति की जन भागीदारी की उसमें कल्पना थी, ताकि सब लोग एक संस्था जैसी बने और सब लोग उस विकास में सहभागी बने। लेकिन किन्हीं कारणों से जब से ये खुली अर्थव्यवस्था आई थी तो कोऑपरेटिव सेक्टर लगभग डूब गया था। अब इस इन्वेस्टर्स मीट में उस कोऑपरेटिव को जोड़ना और विशेषकर कृषि उत्पादनों को जोड़ना, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो आधारभूत भविष्य की जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा और स्थानीय व्यक्तियों के, स्थानीय नागरिकों की जन भागीदारी को इसमें पूरा करेगा। ये जो आया है अभी हम कल्पना कर सकते हैं, अभी जो फिगर उन्होंने दिए हैं 30,77,000 करोड़ के, मुझे लग रहा है एक आध दिन में इसमें थोड़ी बहुत और वृद्धि होगी। हो सकता है शाम तक, रात तक कुछ 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ की इसमें और वृद्धि हो, संभावना इसमें पूरी है। तो इसमें से वाकई अगर 50% लोग भी आ गए तो मध्य प्रदेश का स्वरूप निश्चित रूप से इसमें बदलेगा। और मैं समझता हूं एक और जिसके कारण हमारे यहाँ उद्योगपतियों का रुझान है, आप अगर कुछ हमारे प्रांत देख लें, जैसे महाराष्ट्र देख लें, कर्नाटक देख लें, हरियाणा देख लें, पंजाब देख लें, दिल्ली देख लें, यहाँ जमीन बहुत महंगी है। मध्य प्रदेश में जमीन की उपलब्धता है। दूसरी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, उसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, आप क्या उनका नाम लेना। मध्य प्रदेश में ये तीनों चीजें हैं। मध्य प्रदेश में जल भी है, मध्य प्रदेश में जमीन भी है, राजनीतिक स्थिरता भी है, इसलिए निवेशकों ने यहाँ पर रुचि ज्यादा दिखाई है। जी गोयल साहब, एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, हम थोड़ा सा रेफरेंस में पीछे जाते हैं, कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि प्रदेश में यदि आप उद्योग लगा रहे हैं तो 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। एक दूसरे इन्वेस्टर समिट उसके पहले शिवराज सिंह सरकार में हुई थी, उन्होंने कहा था कि 50% स्थानीय रोजगार देना होगा। 50% में कितना इन्वेस्टमेंट आया था और रंजन जी ने फिगर बता ही दिया। 70% में 56,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे, बहुत सारे फलीभूत नहीं हुए। ये जो हर्डल जो हम लगाते थे, इस बार ऐसी कोई हर्डल नहीं लगाएगा, लेकिन एक बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि हम स्किल्ड लेबर दे रहे हैं आपको, आप आइए। अमित शाह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आइए, यहाँ पर लैंड है, लेबर फोर्स है, यहाँ माइंस है, यहाँ मिनरल्स है। तो ये जो सरकार ने जो बंदिशें हटा दी लेकिन अपने आप को अपग्रेड किया है मध्य प्रदेश के लोगों को, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो समिट है इसके पहले बहुत ज्यादा होमवर्क किया गया है। सीएम ने ना तो देश में विदेशों में भी जाके मीटिंग्स करी है, उसकी पूरी तैयारी करी है और केवल अकेले नहीं, पूरे ब्यूरोक्रेसी को साथ में लेके सब चीजों को करा है, बहुत ही ज्यादा होमवर्क करके कार्य करा है। जैसा कि रमेश सर ने बताया, रंजन सर ने बताया है कि एमपी में यहाँ का मॉडरेट, मौसम भी मॉडरेट है, यहाँ के लोग भी मॉडरेट है और हमारे पास जैसे राजनीतिक स्थिरता है, बाकी भी सब जो है रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तेजी से आया है। पहले और अभी फर्क था कि जो इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, पहले और अभी में बहुत फर्क हुआ है। और ये जो 30 लाख करोड़, पौने 31 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए हैं, ये आज नहीं हो गए। ये 90% एमओयू जो है वो पहले तय हो गए हैं। सारी बातें तय होके, केवल जिससे नहीं होता है कि दो राजनेता बात करते हैं, उसके पहले सचिव स्तर पे सारी बात होके सब चीजें तय हो जाती हैं। तो उसी तरीके से सारी चीजें हुई हैं और इसीलिए इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आया है। दूसरा, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन इस बार बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
पीएम साहब खुद आए और आज जो है वो हमारे गृह मंत्री आए और उनने हर तरफ से सहयोग करने का वादा करा। दूसरा, चूंकि एमपी में रूरल है, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, मजदूरी का है, तो इसमें इसीलिए कहीं न कहीं कृषि को और सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है, सो दैट जो भी चीजें आई हैं वो धरातल पे उतरे हैं। उसका पूरा पूरा प्रयास जो है इस समिट में किया गया है। और मुझे लगता है कि चूंकि इसमें होमवर्क बहुत अच्छा हुआ है, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिख रही है, ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह इसमें लगी हुई है, तो ये समिट निश्चित सक्सेसफुल होना चाहिए। जी रंजन जी, जैसा कि रमेश सर ने कहा कि हो सकता है कि और भी इसमें इन्वेस्टमेंट आए, तो ये पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, कुछ चीजें हो सकता है समय पर नहीं हो। फिर अडानी जी का आना, रिलायंस का आना, बड़े बड़े जो लोग हैं, ये इस तरीके के गोदरेज का आना बहुत बड़ी चीज है, और ये लोग अपने वर्ड्स पे खरे उतरते हैं। ये ट्राई करते हैं कि जो भी इनने सार्वजनिक मंचों पे जो बात कही है उस पे उसको धरातल पर उतारे। जी वाकई रंजन जी, इस बार ये एक बड़ी बात देखने को मिली है कि आपने तैयारी पहले की है, उनके साथ डिस्कशन पहले किया है, चीज़ें पहले जो ग्राउंड रियलिटी है उनको बताई हैं, उसके बाद वो निवेशक जो है आपको एमओयू करने के लिए आया। इसके पहले हम देखते थे आए, उन्होंने कहा कि पूरे चंबल के मैदान को प्लेन कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर देंगे, यहाँ पे उद्योग लगा देंगे, सड़कें बना देंगे, और उसके बाद चले गए, खा पी कर हासिल आया कुछ नहीं। वो स्थिति अब नहीं है। अब सरकार पकड़ने जा रही है उनको पीछे पीछे कि आपने बोला है भैया हम सब कुछ देने को तैयार है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पानी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, शांति का स्टेट है, नक्सलाइट समस्या हम खत्म कर रहे हैं जो थोड़ी बहुत है वो भी, बिजली भरपूर दे रहे हैं। इसीलिए शायद केंद्रीय जो रेल मंत्री उन्होंने कहा कि आप जितनी ज़्यादा सोलर पावर बनाइए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बनाइए, पूरी की पूरी हम खरीदने को तैयार हैं। जब इस स्तर पर यदि खरीदार हमारे पास दिख रहे हैं, इस स्तर पर लोग दिख रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि जो रोजगार की, जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा तेजी से हल होगी? प्रभु जी, आपको याद होगा, शायद आप भी इंदौर में थे, मैं भी था, और जिस उद्योगपति की बात आप कर रहे हैं उसमें दो तीन लोग थे, बड़े बड़े वादे किए, हमें लगा वाकई मध्य प्रदेश चेंज हो जाएगा, और पता चला उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे, यहाँ पे आए भी नहीं। और होता था ऐसे लोग थे जो बार बार हम बुलाते थे, बार बार उनकी अवगत होती थी और कुछ नहीं करते थे। रमेश शर्मा साहब ने और गोयल साहब ने दो बड़ी अच्छी बातें कही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कही है, तो मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इन्वेस्टर्स के मन में विश्वास आता है। महाराष्ट्र गुजरात उदाहरण है हमारे सामने इसका, गुजरात में इसीलिए उद्योग पनपे ज्यादा। और साथ में अगर पीएम आ खड़े हैं, जो मोहन यादव जी का पहला इन्वेस्टर मीट है, 1 साल हुआ है, और अभी से चूंकि रीजनल इन्वेस्टर मीट से उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया था, तो अभी तो लग रहा है कि बहुत एक सही रास्ते पर सरकार जा रही है और सीरियस होकर जा रही है। फिर विदेश का दौरा, जैसे गोयल साहब ने कहा, फिर सेक्टर वाइज चीजें हैं, तो मुझे लगता था कि इसमें कुछ हमें निगेटिव देखने की जरूरत है, लेकिन इफेक्ट है, हर्डल्स आते हैं, ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स आती हैं, बल्लभ होने, लेकिन संयोग से अच्छी बातें हैं। अनुराग जैन हमारे यहाँ हैं जिन्होंने सेंटर में काम देखा हुआ है, पीएमओ में रह चुके हैं, और गृह मंत्री ने उनका नाम लिया चीफ सेक्रेटरी का, तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पे बहुत बड़ा दारोमदार है। जैसे आपको याद होगा प्रभु जी, एक बात हुई थी इंदौर में कि हर उद्योगपति, जो बड़ा उद्योगपति है, एक ब्यूरोक्रेट उनके पीछे रहेगा, उनको परस्यू करेगा। मुझे नहीं पता कुछ सफल हुआ नहीं सफल हुआ। एक हुआ कि जब उद्योगपति मिलने आएगा, कैसे सबको सत्कार करना है, उसको कैसे भाव देना है, कैसे उसको एंटरटेन करना है, सब चीजें देखी जाएंगी। मुझे लगता नहीं कि उसको उस शिद्दत से किया गया, लेकिन अभी जैसे कि नए चीफ सेक्रेटरी है, ब्यूरोक्रेसी में नए रंग में है, प्रधानमंत्री आके बोल के जा रहे हैं, गृह मंत्री बोल के जा रहे हैं, और मोहन यादव जी कुछ करना चाहते हैं। देखिए हर सीएम चाहता है कुछ नया करके दिखाएं, हम एक लकीर छोड़ के जाएं। तो मुझे अभी तक तो लग रहा है सरकार सीरियस है, डबल इंजन सरकार है, पीएम भी है, वो भी है, लेकिन कुल मिला के ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है कि कैसे जो उद्योगपति हैं उनको एक स्टेट के बारे में एक पॉजिटिव चीजें दिखाती हैं, और जहां जहां भी हर्डल्स हैं उनको दूर करना ब्यूरोक्रेसी का ही काम है। अगर ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स को दिखाएगी बार बार, उसको दूर नहीं करेगी, तो फिर वही ढाक के वही तीन पात, कुछ नहीं होने वाला। तो जितना रोल सीएम का है, पीएम का है, उतना ब्यूरोक्रेसी का भी है। तो मुझे लगता है आज से एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, हर पल हर घंटे हम अगले इन्वेस्टर मीट को भूल जाएं। ये जो इन्वेस्टर मीट हुआ है, इस पे अगर लगातार काम हो, हर दिन काम हो, हर घंटे काम हो, तो मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जब बहुत सारी योजनाएं धरातल पे आएंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी इकोनॉमी भी ठीक होगी मध्य प्रदेश की। शर्मा जी, रंजन जी ने जो बात कही ब्यूरोक्रेसी की, हमें याद है अनुराग जैन यहाँ पर लंबे समय तक रहे, उस समय भी इन्वेस्टर समिट हुई थी।
तब और अब में बहुत पानी बदल गया है नर्मदा नदी में। लेकिन एक चीज़ और जो समझ में आती है कि यही ब्यूरोक्रेसी थी जो पिछले सरकारों के दौरान ईस्टर समिट में रही, और यही ब्यूरोक्रेसी के समय में समिटें हुई, बड़े बड़े एमओयू हुए, लेकिन धरातल पे नहीं उतरे। पहली बार ऐसा हुआ है कि वही ब्यूरोक्रेसी है जिसने जो है 2 दर्जन नीतियां बदल दी उद्योगपतियों के लिहाज से। केवल लाल कालीन ही नहीं बिछाया उनके लिए, स्वागत सत्कार ही नहीं किया, उनने इंडस्ट्री फ्रेंडली जो है हमारी जो पॉलिसीज बना दी। इतने बड़े पैमाने पर कभी नीतियां नहीं बदली गई मध्य प्रदेश में, इस तरीके से ये काम हुआ। अभी भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप आइए, आप बताइए क्या समस्या है, हम उसको दूर करते हैं, नई नीति बनाने को तैयार है। तो क्या ये वो जो गेम चेंजर है, ये केवल लीडरशिप के कारण है या इसके पीछे कोई और मोटिव दिखता है आपको? देखिए, ये कारण लीडरशिप का कारण भी है और दूसरा समय की गति भी है। समय की गति पीढ़ियों का बदलाव करती है। आपको अगर प्रभु जी याद होगा, जो पहले दूसरे बैच की ब्यूरोक्रेसी थी, उनमें से 80% लोग हिंदी जानते ही नहीं थे। वो एक प्रकार से अंग्रेजी व्यवस्था के ढले हुए थे। धीरे धीरे पीढ़ियां बदली हैं। इस समय जो ब्यूरोक्रेसी में आईएएस की पीढ़ी चल रही है, उसमें से कितने 2-4 को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो रामायण में शोध करके आए हैं, रामचरितमानस पर उन्होंने शोध किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के चूंकि पीढ़ी बदली है, अब पीढ़ी बदली है तो वो इस जमीन से जुड़ी हुई पीढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से ये परिवर्तन भी आया है। और दूसरा, कहीं ना कहीं उद्योग जगत और ब्यूरोक्रेसी, उनका तालमेल राजनीतिकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके अलावा इस सरकार ने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी के लोग ज्यादा हैं और एक आध 2 रिटायर्ड लोग भी हैं। एक ग्रुप बनाया है जो इन्वेस्टर्स मीट की जो मॉनिटरिंग होगी, जो कार्य की मॉनिटरिंग होगी, वो उसको कर रहे हैं। और न केवल वो अब ये एमओयू के बाद वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, बल्कि जहां जहां सीएम गए थे, जिनसे भी उनकी बात हुई थी, वो जो कागज तैयार हुए हैं, जो आश्वासन मिले हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। यदि ये ग्रुप सक्रिय रहा तो मान करके चलिए कि इस बार के ये जो तीनों इंदौर वाली मीट समझ लीजिए, जबलपुर की मीट समझ लीजिए, जो रीजनल मीट 3-4 हुई हैं, और ये जो ग्लोबल मीट हुई है, इसके रिजल्ट पिछलों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अच्छे आएंगे, ऐसा मुझे इसमें लगता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में। चर्चा सकारात्मक है, वो सकारात्मक इसलिए है क्योंकि जो हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रही है। पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में कार्यक्रम होने के साथ प्रदेश को एक नई पहचान मिली है। वहीं दूसरी तरफ इसमें जो 30 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, तो उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार कमिटेड दिखाई दे रही है, उद्योगपतियों का सहयोग करते हुए दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव हमको आने वाले समय में दिखेगा। अटेंशन में आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।